घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल की शुरुआत मैं करूंगा राइट टू लाइफ से। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें सबसे अहम अधिकार है जिंदगी जीने का अधिकार। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ or personal liberty except according to procedure established by law। यानी कि कोई भी जो व्यक्ति है उसे अपनी जिंदगी जीने की आजादी है बेतकल्लुफी से, और इसे आप रोक नहीं सकते। यह तभी रुक सकती है अगर सरकार ने कुछ कानून बनाया हो। और यह जो आजादी है, इसका जो पैमाना है, वो जैसे जैसे हम और परिपक्व होते गए बतौर लोकतंत्र, बतौर प्रजातंत्र, तो इस परिभाषा का दायरा भी बढ़ता चला गया। जिंदगी जीने के हक में साफ हवा, साफ पानी, वो आज भी नहीं मिल रहा है, ये बात अलग है, लेकिन साफ हवा, साफ पानी भी हमारे जिंदगी जीने के अधिकार में शामिल है। बहुत कुछ शामिल हुआ है। हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, पब्लिक हैंगिंग नहीं हो सकती, यानी कि सार्वजनिक जगहों पर किसी को भी लटकाया नहीं जा सकता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आपको नहीं डाला जा सकता। आप कहेंगे अरे अभी मुख्तार अंसारी को तो डाला गया है, वो कानून बनाया गया उसके लिए बाकायदा। अब आप कहेंगे कि यकायक आज शनिवार की शाम आप राइट टू लाइफ की बात क्यों करने लगे? यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आंकड़े हैं ना, इस संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल के ताजा आंकड़े हैं 2,34,692। लगातार तीसरा दिन है 2 लाख से ऊपर नए केस आ रहे हैं। उससे 4 दिन पहले तक 1.5 लाख का आंकड़ा हम पार कर रहे थे। 1,341 लोगों की मौत हो गई है और अस्पतालों के बाहर कतारें लगी हुई है, त्राहिमाम कर रही है आम जनता। आप भी जानते होंगे, आपके साथ, आपके जानने वालों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके दोस्त यारों के साथ ये वाकये पेश आ रहे होंगे कि जी तबीयत बिगड़ गई घर में किसी की, अस्पताल में भर्ती कराना है, अस्पताल में बेड नहीं है, बेड है लेकिन दरकार वेंटिलेटर की है, तो वेंटिलेटर के साथ बेड नहीं मिल रहा। वैक्सीनेशन को लेकर टीका उत्सव तो हम मना रहे हैं, लेकिन बहुत जगह वैक्सीनेशन के लिए आपको इंतजार करना पड़ रहा है। आरटीपीसीआर टेस्ट आप करा लीजिए, इंतजार 4 से 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता भर भी लग रहा है। आपकी सोसाइटी में अगर आप शहरों में रहते हैं, 40-40, 50-50 केस आ रहे हैं, लेकिन कोई कंटेनमेंट जोन नहीं बन रहा है, तो परेशानी है। अब ऐसे में आम आदमी क्या करे? इसीलिए मैं ये आर्टिकल 21 की बात कर रहा हूं। इसमें एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और इसमें जो स्कोप है, जो दायरा है, जिंदगी जीने का हक जो हमें संविधान देता है, उसे बढ़ाकर 9वां क्लॉज जो था, 9वां पॉइंट जो था, वो था डॉक्टर्स असिस्टेंस। जिंदगी जीने के मूल अधिकार में डॉक्टरी सहायता हमारा संवैधानिक हक है, लेकिन क्या उस हक का हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए? मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं
कि आप मास्क ना पहने तो आप पर जुर्माना लगता है, और लगना चाहिए। आपकी लापरवाही के चलते बाकी लोग संक्रमित क्यों हों, तो जुर्माना लगना चाहिए। 2000 रुपए का जुर्माना है, अकेले भी गाड़ी में जाएं, मास्क ना पहन रखा हो। अब रेल मुसाफिरों पर भी, जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अगर मास्क नहीं लगाओगे अपने सफर के दौरान, तो मुसाफिरों पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। होना चाहिए। कानून इसीलिए बनते हैं, ये समाज हित में होते हैं। आपकी लापरवाही का खामियाजा पूरा समाज क्यों भुगते? सही बात है। पर दवाई ना मिले, बेड ना मिले, वेंटिलेटर ना मिले, टेस्टिंग ना हो पाए, कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर ना की जाए सोसाइटीज, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, ये 4 T's, इनकी धज्जियां उड़ जाएं, तो क्या इस बात पर जुर्माना नहीं लगना चाहिए? मूल अधिकार है हमारा, जिंदगी जीने के हक में शामिल है। डॉक्टर्स असिस्टेंट्स, व्यवस्था पर जुर्माना कौन लगाएगा? या व्यवस्था सिर्फ जुर्माना बनाने के लिए लगी है? वो हम पर जुर्माना लगाती रहे और हम जुर्माना भरते रहे, हम टैक्स भी भरते रहे। किस लिए टैक्स लिया जाता है? 75 साल देश की आजादी का उत्सव अगले साल हम मनाने वाले हैं, लेकिन हम अस्पताल नहीं बना पाए। मैं सिर्फ आज की सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 73 साल से इस देश में, आप साफ पीने का पानी नहीं दे सकते, साफ हवा में नहीं दे सकते, और अब अस्पताल में एक अदद बिस्तर आप नहीं दे सकते। एम्बुलेंसों की कतारें लगी हुई हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। रांची की वो तस्वीर मेरे जहन से नहीं निकल रही है। एक बेटी तड़प तड़प कर, बिलबिलाकर, चित्कार करती हुई, क्यों? क्योंकि पिता को बेड नहीं मिला। बाहर अस्पताल के ही दम तोड़ दिया पिता ने। इसका कोई जुर्माना नहीं भरेगा क्या? टैक्स किस लिए लिया जाता है हमसे? हम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते, बिस्तर नहीं दे सकते, वेंटिलेटर नहीं बन सकता। ठीक है, पिछले साल वेंटिलेटर नहीं थे, पर पिछले साल से तो सबक लिया होगा ना। और कहा गया कि हम अब मास्क बना रहे हैं, पीपीई किट बना रहे हैं, वेंटिलेटर बना रहे हैं, तो वो कहां है? वो एम्बुलेंस कहां है? वो नंबर फ्लैश किए जाते हैं। ये देखिए एम्बुलेंस, कितनी लंबी लंबी ये कतारें लगी हुई हैं और ये खड़ी हुई हैं। बहुत सी एम्बुलेंस आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और हम तस्वीरें दिखा चुके हैं न्यूज़ 24 पर। खड़ी खड़ी जंग लग गया, टायरों की हवा निकल गई। पर आम आदमी जिसकी हवा निकली हुई है, उनके लिए एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। शमशान घाटों पर 40-40 अंतिम संस्कार एक साथ किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ रहे हैं आम आदमी। हम ऑक्सीजन मुहैया नहीं कर सकते, इसका जुर्माना कौन भरेगा? किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की, हमारी व्यवस्था की, जिसे चलाने के लिए पैसे हम देते हैं। और आगे ये तस्वीर जो है, जो ये मंजर है, ये और भयावह होता दिख रहा है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, सिस्टम पर और लोड आएगा। तर्क यह दिया जाता है जी 130 करोड़ का देश है, क्या करें? इसी को तो ताकत बताते थे। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती थी। 35 साल से नीचे के उम्र के 60% से ज्यादा लोग हैं। यही ताकत है हमारी, विश्व गुरु बनेंगे हम। और अब 45 साल से नीचे के 65% से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं।
वही डेमोग्राफिक डिविडेंड कोरोना की चपेट में आ गया है। यह बहुत ही मूल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। इन चर्चाओं में हम नहीं घुसते हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होने लगते हैं। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, कहा गया 25 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाए। यहां 45 से ऊपर वालों को पूरी वैक्सीन नहीं मिल पाई है। 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। पक्षपात हो रहा है, गैर भाजपा राज्य यानी कि कांग्रेस शासित या विपक्षी शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें वैक्सीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन नहीं दिए जा रहे। ये तो राजनीति की बात है, कुछ तार्किक बात भी हुई। इस संकट काल में रेमडेसिविर जो ये दवा है जिसकी कालाबाजारी हो रही है, इसके बारे में मैंने बात की, इस पर 12% जीएसटी लगा हुआ है। क्यों? मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% जीएसटी है। क्यों? आपदा में भी अवसर तलाशा जा रहा है, यह भी रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है। ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर्स पर 20% जीएसटी लग रहा है। इनकी कमी है, आम आदमी को इसकी दरकार है। पर आंकड़े बताता हूं, 24 घंटे में महाराष्ट्र में 63,729, उत्तर प्रदेश में 27,426, दिल्ली में 19,486, छत्तीसगढ़ में 4,912। परेशान हो जाता है आदमी ने देखकर। और ऐसे में चुनाव चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर का आज मतदान हुआ। लोगों से अपील की गई, भारी मात्रा में यह मेला है, लोकतंत्र का मेला है, जोशो खरोश के साथ, पूरी ताकत के साथ वोट करने निकलिए। यह नहीं कहीं कहा गया सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, 2 गज की दूरी रखिए। ना यह कहा गया कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या वर्चुअल रैली के जरिए आपको संबोधित करेंगे। अभी तक पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने 21 रैलियां की हैं, आज 2 रैलियां की। अमित शाह ने 22 रैलियां की हैं, आज 3 रैलियां की, रोड शो भी किए। ममता बनर्जी ने 37 रैलियां की हैं। और अभी आने वाले अगले 8 दिनों में प्रधानमंत्री 6 रैलियां और करेंगे। अमित शाह 10 रैलियों को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी 17 रैलियों को संबोधित करेंगी। बाकी नेताओं की सभा हैं, रोड शो हैं। चुनाव से कोरोना डरता है, ये मैंने तंज में कहा था, नहीं डरता है। पश्चिम बंगाल के आंकड़े बताता हूं। 26 फरवरी से 4 मार्च चुनावी प्रचार शुरू नहीं हुआ था, घोषणा नहीं हुई थी चुनाव की तारीखों की। 1205 केसेस थे। 12 मार्च से 18 मार्च घोषणा हो गई थी, यह बढ़कर 1691 हुआ, 400 केसेस बढ़े। 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच नए केसेस 14,797। 10 अप्रैल से 16 अप्रैल मामले हो गए 33,297। ग्राफ देख रहे हैं कैसे बढ़ा, 1,200 से 33,000 सवा महीने में। और यहां पर लोकतंत्र के मेले की बात की जा रही है। मेला एक और जगह लगा हुआ है, हरिद्वार में कुंभ मेला। और प्रधानमंत्री ने एक पहल करते हुए साधु संतों से अपील की कि कुंभ में जमावड़े को जल्द खत्म किया जाए, आस्था के मेले को जल्द खत्म किया जाए, चुनावी मेला चलता रहेगा। यह अपील अच्छी थी। वहां पर भी जो ताजा आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, इस मौजूदा सूरत हाल से जूझने के लिए, इससे निपटने के लिए कोई रणनीति हमारे पास है भी क्या? आज रात 8 बजे, अब से 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन इज इट टू लिटिल, टू लेट? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मास्क नहीं तो जुर्माना, दवाई बेड ना मिलने पर
इस पर लगाएं जुर्माना। और आम आदमी बन गया है आत्मनिर्भर कि भाई व्यवस्था कुछ नहीं करेगी, आप आत्मनिर्भर बन जाइए। आप अपनी जान, अपने परिवार की जान, अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नौकरशाह, आईएएस रह चुकी हैं अपराजिता सारंगी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता, अहम घटक है मोदी सरकार की एलजेपी, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, और ये वकील हैं। और मैंने आज उन्नी कृष्णन जजमेंट का हवाला दिया है शुरुआत में, अनुच्छेद 21 का। ए.के. वाजपेयी मेरे साथ हैं, मानव जायसवाल तृणमूल के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, मेरे साथ डॉक्टर राजीव पारिक, सीनियर डॉक्टर हैं, मुंबई के जसलोक अस्पताल में काम करते हैं, वो भी जुड़ेंगे। और कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा, बिजॉन दा कहता हूं इन्हें प्यार से, मैं सम्मान से, बिजॉन दा, मास्क ना लगाओ तो जुर्माना, बेड ना मिले, वेंटिलेटर ना मिले, टेस्ट सही टाइम पर ना हो पाए, वैक्सीन ना मिले, किस पर जुर्माना लगाएं? संदीप जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से ओपनिंग रिमार्क्स और सारी चीजों को सही ढंग से एक लोगों के सामने लाए हैं। हम केवल एक ही चीज कहना चाहेंगे, अभी इस समय इतने क्राइसिस है, इस क्राइसिस में जुर्माना हल नहीं होता है। हल है सॉल्यूशंस निकालना कि कैसे हम सीखे नहीं, जब हैं। मैं बिजौंदा, जब मैं कहता हूं ना जुर्माना, मतलब जिम्मेदारी किसकी है? जुर्माना मतलब ये है कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है, बिस्तर ना मिले, मैं घर में बैठा रहूं, सिर्फ उड़ाता रहूं, चित्कार करता रहूं, चीखता चिल्लाता रहूं, कोई सुनवाई नहीं। नहीं 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 नहीं, हम लोग सब एक कानून को बिलीव करते हैं और बड़े कानूनी रूप से आगे काम करते हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू किया अपना वक्ता, आपने शुरू किया आर्टिकल 21 से, दैट इज आवर सुप्रीम लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, और वहां से सारे लॉ बनता है। और उसमें बिल्कुल क्लियर है कि स्टेट गवर्नमेंट्स विल हैव टू परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। स्टेट गवर्नमेंट्स हेल्थ केयर को टोटली नेग्लेक्ट किया, केवल नेग्लेक्ट नहीं, जिसको कहते हैं टोटली नेग्लेक्ट करना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल जर्जर है। आप कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चले जाइए देश के, आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर कह के कुछ है ही नहीं। हम तो कई गांव में गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर विजिट किए और 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो एक्चुअल होना चाहिए, जो स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स में है, वो हमको कहीं नहीं दिखा। केंद्र सरकार क्यों छोड़ रहे हैं इसमें? बिजॉन मिश्रा, मैं पूरे 73 साल की बात कर रहा हूं। आज की तारीख में मुझे ये बताइए, हमारे बजट का कितना प्रतिशत हेल्थ केयर पर दिया है? किसी भी सरकार की बात कर लो, इतनी सरकारें हमने केंद्र में देखी हैं। केंद्र ही तो देगा ना, आवंटन तो वही करेगा स्वास्थ्य मद में। प्लीज सुनिए, हाँ, बजट में पहले तो 1% भी नहीं मिलता था। हम लोग प्रेजेंट गवर्नमेंट को कह के अभी उसको 2.5 तक लाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संदीप जी, बजट इज नॉट द इशू, इशू इज कमिटमेंट टू स्पेंड दैट मनी एफिशिएंटली। आपको मालूम है कितना स्कैम हुआ है उत्तर प्रदेश में हेल्थ केयर में, कितने करोड़ों रुपया का स्कैम हुआ है, आपको मालूम है। अब जब से योगी जी ने आए हैं, उन्होंने हेल्थ केयर, बिकॉज वो खुद हेल्थ केयर से आते हैं, उनका खुद अस्पताल चलता है गोरखपुर में, उनको मालूम है हेल्थ केयर के बारे में। अच्छा, मेरा केवल तो अब ये दुरुस्त हो जाएगी। नहीं, बिजौंदा, संदीप जी, हम केवल एक ही, आप आंशिक बात क्यों कर रहे हैं आज? मैं पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूं। हम वही कहना चाह रहे हैं, आज जो कोविड का जो सिस्टम है, वो सिस्टम ये जाहिर कर दिया है कि इट इज टोटली इनएडिक्वेट जी टू मैनेज इमरजेंसीज। जो इमरजेंसी, जैसे कोविड इज एन इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए हेल्थ केयर इज नॉट इक्विप्ड। लेट मी टेल यू, हम यही कहना चाह रहे हैं बार बार आपको कि इसको हम लोग 20 साल से कह रहे हैं, आज नहीं। हमारी प्राथमिकता नहीं थी, हमारा स्वास्थ्य, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं
अपराजिता, आप आईएएस रही हैं, आप प्रशासन को मुझसे, मेरे ज्यादातर दर्शकों से कहीं बेहतर जानती हैं। आज उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। आम आदमी परेशान, दर दर भटक रहा है भर्ती होने के लिए या अपनों को भर्ती कराने के लिए। गलत कह रहा हूं क्या मैं? बिल्कुल नहीं संदीप जी, आप सही कह रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से देश का जो चित्र है देश के सामने रखा। जो संख्याएं आपने दी वो सबके सामने वो संख्याएं हैं और बड़ी भयावह स्थिति है, डरावना चेहरा है। जब एक दिन में 24 घंटे में 1341 मृत्यु हो जाए और अगर एक दिन में 2,34,000 से ज्यादा केसेस आ जाएं, तो मुझे लगता है कि इसे अगर हम नेशनल इमरजेंसी कहें, हेल्थ इमरजेंसी कहें, तो अत्युक्ति नहीं होगी। तो डिक्लेयर क्यों नहीं? अब आपने एक बचाव, मैं आपको कह दूं, किसी भी तरह का बचाव प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं बचाव प्रस्तुत करने के लिए नहीं बैठी हूँ। यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये कहूंगी जरूर कि आज की स्थिति में जो पक्ष में है, जो विपक्ष में है, जनता है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम सबको इस हेल्थ इमरजेंसी से जूझना होगा। और ये जो ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते थे कि दूसरी लहर आने वाली है, हम जानते थे, लेकिन दूसरी लहर इतनी भयानक होगी ये हमें पता नहीं था। देखिए, मैं जरूर इस बात को कहूंगी बहुत नम्रता के साथ, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है, आत्मविश्वास के साथ, लेकिन कहना चाहूंगी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स या ब्राजील या फिर साउथ अफ्रीका की स्थिति देखें तो निश्चित तौर पर अगर हम वैक्सीनेशन को लेंगे तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन अभी तक यहां दिया गया है, हमारे देश में दिया गया है और हमने भरपूर कोशिश की है। स्थिति ये हुई कि संख्या बहुत बढ़ गई, एक्सप्लोजन हो गया। अगर मैं कहूं कि एक विस्फोट हो गया तो अत्युक्ति नहीं हो। और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, जो हमारी अवसंरचना है, वो इतनी केपेबल नहीं थी, इतनी योग्य नहीं थी कि इतना भार उठा सके। मैं मानती हूं, मैं आज के दिन आपको कह दूं, जो पब्लिक स्पेंडिंग होता है हेल्थ पर, ये हमारे देश में आज के दिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 1.1% है। और इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे आगामी दिनों में 2025 तक बढ़ाकर इसे 2.5% किया जाएगा और इस दिशा में काम जारी है। चलिए 2025 की बात अभी छोड़ते हैं, एक मिनट। अपराजिता, मैं आपकी दाद देना चाहूंगा। साफ गोई से आपने बात की है, आपने ये भी कहा कि अंदाजा नहीं था, और ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि अंदाजा नहीं था, पर अब ये विस्फोट हो गया है जी। अंदाजा नहीं था। हम कुंभ के मेले की भी तैयारी कर रहे थे, हम चुनावों की तैयारी भी कर रहे थे, वो तैयारी तो चलती रही। अब यहां पर जब संक्रमण फैलता है, चलिए अंदाजा नहीं था, एक एपिडेमिक एक्ट है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। अगर संक्रमण इतना फैल रहा है, 2,34,000 कोई मजाक नहीं होता। आपने कहा 1300 से ज्यादा लोगों की मौत, पर हमारा रिस्पॉन्स क्या है कि सब चलता रहे। देखिए, रैलियां अभी भी चल रही हैं, चुनाव अभी भी हो रहे हैं, कुंभ अभी भी हो रहा है। देखिए, मैं बता दूं, आज की इमरजेंसी के माहौल में केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को जो करना था या करना चाहिए कर रहे हैं। देखिए, अभी स्थिति नहीं है कि हम किसी पर दोषारोपण करें। अभी सोनिया गांधी जी ने कहा, बहुत आदर के साथ मैं उनका नाम लेती हूं, अभी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पक्ष को देख रही है, विपक्ष को नहीं देख रही है, कांग्रेस के जो राज्य हैं उनको नजरअंदाज कर रही है। ये सब बिल्कुल गलत बात है, छोटी मानसिकता है। देखिए, हमारे लिए एक एक व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है। हम हर जगह काम करना चाह रहे हैं, आप सब जानते हैं। मैं बताना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी बार बार मीटिंग ले रहे हैं, दिशा निर्देशन कर रहे हैं। 12 ऐसे राज्य हैं जो हाई बर्डन स्टेट्स हैं। इन हाई बर्डन स्टेट्स में ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, इसकी मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने ली। और मैं आप सबको बता दूं कि अप्रैल 20, अप्रैल 25 और अप्रैल 30 को
इन 3 दिनों इन 12 बर्डन हाई बर्डन स्टेट्स को प्रधानमंत्री जी के आदेश से 4,880 मेट्रिक टन, 5,619 मेट्रिक टन और 6,593 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिया गया। इसमें हमने नहीं देखा कि कौन, ये तो तब हुआ ना अपराजिता, ये तब हुआ जब लोगों की मौत हुई, खबरें वायरल होने लगी। नाला सोपारा में महाराष्ट्र में 10 लोगों ने दम तोड़ दिया क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी थी। मध्य प्रदेश में यही हाल है, उत्तर प्रदेश में यही हाल है। ये तो आंखें बाद में खुली है ना। प्रधानमंत्री ने कितनी रैलियां मैंने आपको बताई ना, 21 रैलियां तो कर चुके हैं और अगले 8 दिनों में 6 रैली और करेंगे पश्चिम बंगाल में। हमारी प्राथमिकता क्या है, मैं सवाल ये कर रहा हूं जी। हमारी प्राथमिकता है लोगों की जान की सुरक्षा, और प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम की नीति और नीयत पर आप प्रश्न चिन्ह न लगाएं, आप कोई स्टीम पैनलिस्ट न लगाएं, नहीं कोई देशवासी लगाए। हम रात दिन जूझ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन की कमी ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बार बार मीटिंग चल रही है। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहती हूं कि मई जून तक 2 करोड़ डोजेस वैक्सीन की उपलब्ध करा दिए जाएंगे, हर जगह होगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है 2 करोड़ डोजेस, और जुलाई अगस्त तक ये 6-7 करोड़ डोजेस हो जाएगा। ये मैं प्रेस रिलीज के आधार पर कर, स्वास्थ्य मंत्रालय के नहीं, रिलीज तो बहुत आती हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सर्वे सर्वा भी होगा। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पोर्टस को चिट्ठी लिखते हैं कि रॉ मटेरियल पर पाबंदियां हटा दो, हम वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं। पर मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं। दावा यह किया जा रहा है यहां पर, रोहन गुप्ता, सरकार जो बन पड़ रहा है वो काम किया जा रहा है और विपक्ष यहां पर राजनीति खोज रहा है, जबकि लड़ाई सामूहिक लड़ाई है। यह कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई थोड़ा है। कोरोना क्या कांग्रेस और बीजेपी देखकर वार करता है? देखिए संदीप जी, आपने जो आज कहा, आज एक महत्वपूर्ण दिन है जब सबसे ज्यादा कोरोना के केस पूरे देश में है, और उसी दिन प्रधानमंत्री की रैली की एडवर्टीजमेंट भाजपा कर रही है। इसको आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है संदीप जी। हम सब मानते हैं ये आपदा का समय है, ये एपिडेमिक है, तब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या है? क्या रैली करना उनकी जिम्मेदारी है? वो जाने दीजिए। अभी एक न्यूज है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जब फोन करके ऑक्सीजन के बारे में वहां पे प्रधानमंत्री से मदद मांगी, तब कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी बंगाल से आएंगे, उसके बाद आपकी बात का जवाब देंगे। तो प्राथमिकता क्या है? अभी भाजपा की प्रवक्ता बोल रही थी, मैं सुन रहा था कि हमको मालूम था अगर दूसरी वेव आने वाली है। क्या तैयारी थी? 6 करोड़ वैक्सीन हमारी एक्सपोर्ट क्यों करी गई जब हमारे देश में हमको वो आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऑब्लिगेशंस हैं। आपने क्यों एक्सपोर्ट किया? नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय ऑब्लिगेशंस हैं। ये देखिए, बहुत से लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आजकल आधा कचरा ज्ञान पूर्ण ज्ञान के तौर पर परोसा जाता है। ये ऐसा नहीं है कोविड शील्ड हमने बना दी, ये एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड उन्होंने बनाई है। मैन्युफैक्चरिंग हब हम है, तो हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये थोड़ा कि सारा के सारा हम इस्तेमाल कर लेंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय करार है, बाकियों को भी देना पड़ेगा। ये वॉलंटरीली एक्सपोर्ट किया गया है, ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये प्रधानमंत्री जी ने अपने पीआर के लिए एक्सपोर्ट किया है, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया है, सारे कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया है, जो हमारे देशवासियों को मिल सकती थी। 6 करोड़ वैक्सीन अगर हम भारतीयों को दे सकते थे, अगर हमको मालूम है परिस्थिति विकट है, आपने क्यों एक्सपोर्ट की? और ये क्या चुनाव की रैली का समय है? आज प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है, वो अपने आप को चौकीदार बताते हैं। आज चौकीदार एक राज्य में प्रचार करेगा। आज था कि आज की आप नहीं कर रहे क्या प्रचार? कौन नहीं कर रहा है प्रचार? प्रचार कौन नहीं कर रहा है? रोहन गुप्ता, संदीप जी, चुनाव प्रचार कौन नहीं कर रहा है? आपने नजीर पेश की क्या कि नहीं हम चुनावी रैली नहीं करेंगे, हम वर्चुअल रैली करेंगे? कोरोना का समय जब से शुरू हुआ तब से लेके अब तक आप ये सरकार की मंशा देखिए। जहां पे भी कभी कुछ अच्छा हुआ उसकी क्रेडिट लेने की बात की, जहां पे चुनाव हुए, रैलियां हुई, आप रोकिए ना। चुनाव आयोग है, आप बोलते नहीं करते चुनाव, पूरी सारी पार्टी आपके साथ होती, पर नहीं, उनको आपदा में अवसर जुड़ना था। और टीका उत्सव की बात कर रहे हैं जहां पे टीका ही नहीं है, कौन से उत्सव की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं? आज ये विकट परिस्थिति पूरा देश देख रहा है, जो स्मशान की हालत हो रही है, नहीं देखा जाता है संदीप जी। ये सरकार को बैठ के सारी पार्टियों को बिठा के इसको आपदा घोषित करे, साथ में मिलकर। आप ये बताइए, जो बिजॉन मिश्रा ने कहा, एक सेकंड, एक चीज बताइए, हेल्थ क्या है? इज इट अ सेंट्रल सब्जेक्ट और अ स्टेट सब्जेक्ट? रोहन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा जो हेल्थ है, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, ये केंद्रीय सूची में आता है, ये स्टेट्स
लिस्ट में आता मैं है। आपको वही बता रहा हूं। देखिए, राज्यों की जिम्मेदारी है कि नहीं है? दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस कहां है? महाराष्ट्र में है ना। बिल्कुल। अलोकेशन किसकी है? ये जो मैनेजमेंट पूरा है, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, इट इज नॉट डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। वैक्सीन के लिए सरकारें उसके ऊपर केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। सारी चीजों पे अगर केंद्र सरकार पे डिपेंडेंट है, अस्पतालों के लिए, बेड के लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए सब कुछ केंद्र ही करेगा। हर स्टेट, राज्य सरकारें क्या करेंगी? हर स्टेट की एक लिमिटेशन है ऑक्सीजन प्रोडक्शन की। ऑल स्टेट्स आर नॉट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग स्टेट। तब सेंटर की जिम्मेदारी है कि बेड के एलोकेशन करे। मैं रेमडेसिविर की आपको बात कर रहा हूं। रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर हमको राउंड 1 में मालूम था कि ये इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ये इफेक्टिव मेडिसिन है, क्या किया सरकार ने उसको रैंप अप करने के लिए? कुछ नहीं किया। जब पहला एक्सपोर्ट किया जा रहा था, तभी सरकार की तब एक्सपोर्ट हो रहा था, रेमडेसिविर एक्सपोर्ट हो रहा था। अब उसको रोका गया, क्यों? वेंटिलेटर, पीपीई किट्स, हम तैयार ही नहीं थे संदीप जी। ये सरकार को इतना बड़ा आत्मविश्वास नहीं, सरकार नहीं, सरकार नहीं। बिल्कुल, मैं आपको केंद्र सरकार, बिल्कुल इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार राज्यों की भी है। मैं 73 साल का लेखा जोखा यहां पर पेश कर रहा हूं। 1% अपने बजट का अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं को देंगे तो ये हाल होगा। द चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट, अंग्रेजी में जो कहते हैं। आज प्रधानमंत्री, सबसे दुख का दिन है कि जब 2,34,000 केस और प्रधानमंत्री एक राज्य के चुनाव में आज भी रैली कर रहे हैं। ये तो सब रैलियां कर रहे हैं। पर मुझे एक चीज बताइए, ए.के. वाजपेयी, अपराजिता ने कहा कि सरकार जी जान से जूझ रही है इस समस्या से। सरकार जूझ रही है, आम आदमी जूझ रहा है? देखो, इफेक्ट तो आम आदमी को है ही। अल्टीमेटली जिसके घर का जा रहा है सदस्य, उससे पूछिए क्या हाल है। बहुत भयावह स्थिति है और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आज भी कर रहे हैं। ये इंसाफ है क्या? देश की जनता के साथ इंसाफ है क्या? अब आइए प्रधानमंत्री पे, अब आइए केंद्र सरकार पे। तो प्रधानमंत्री ने कौन सी कसर छोड़ दी है? आयुष्मान भारत से लेके, मेडिकल बनाने से लेके, बजट से लेके, मतलब कहाँ कौन सी कसर छोड़ी? जब कोरोना आया जी जान से जुट गए। कसर कोई नहीं छोड़ी, पर बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वैक्सीनेशन टाइम पर नहीं हो रही, RT-PCR टेस्ट में 4 से 7 दिन लग रहे हैं। देखिए, जब 2020 में आया था तो हमारे पास 400, 350, 400 वेंटिलेटर होते थे। आज की संख्या आपको मालूम है कितनी जबरदस्त बढ़ चुकी है। देखिए, आज की डेट में कम से कम हमारे पास 40,000 से लेके 1 लाख तक वेंटिलेटर नहीं है ना। इतनी वेंटिलेटर अवेलेबल है। को कल मैंने पूरे आंकड़े दिए, डाटा दिया, AMPZ, ट्रिविट्रॉन, उसमें आपने 1-2 ये बताया कि इतने ऑर्डर दिए, इतनी सप्लाई नहीं आई, लेकिन उसके बाद अगर सारी वो भी अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। देखिए, हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये स्थिति में जिस तरह से भयावह विस्फोट सा हो गया है, कोई भी व्यवस्था हो गया तो क्या करें भाई? व्यवस्था की जा रही है संदीप जी। देखिए, जनता भी समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं और राजनेता भी समझ रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से क्या निकलने वाला? कोई समाधान निकलेगा क्या? अभी आपने ठीक कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया, आत्मनिर्भर बन गया है ना। आम आदमी आत्मनिर्भर हो गया है। अपने जान अपने माल की जिम्मेदारी आम आदमी की है भैया, सरकार कुछ नहीं कर सकती। 130 करोड़ का देश है, विस्फोट हो गया। अब हम क्या कहने से पीछा नहीं छोड़ेगा। आर्टिकल 21 की जजमेंट अभी आपने पढ़ के सुनाई है। ये वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, और इन्फोर्समेंट के लिए कोई जानना चाहे, जानकारी दी बिल्कुल बहुत बढ़िया जानकारी। और अगर इन्फोर्समेंट के लिए अभी कोई PIL डाल देगा, डालनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में करोड़ों रुपए का हर्जाना देना पड़ता है। अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन इज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इट। हम पर जुर्माना लगता रहेगा, सरकारों पर जुर्माना जुर्माने से मकसद क्या है उसके पीछे? नहीं, जुर्माने का मतलब ये नहीं पैसे मिल जाएंगे। जुर्माने का मतलब है जिम्मेदारी तय हो। जुर्माने निकल नहीं सकते, आम आदमी पे लठ बरसाएंगे, डंडे चलाएंगे। अरे सुनिए ना उसको। जुर्माने का मतलब है कि हर आदमी मास्क पहने, कम से कम वो उसी भयावह स्थिति से डरे। तो मेरा जुर्माने का मतलब यह है, कम से कम आदमी बीमार है तो उसे बेड मिले, बिल्कुल उसे दवाई मिले, उसे वेंटिलेटर मिले, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पैरवी करते घूमना पड़ता है, रात 24 घंटे। हाथ जोड़ो किसी से, डॉक्टर साहब, अरे आप, अरे वाजपेयी साहब, आप बड़े नेता हैं, अरे वो मेरे रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई, मेरे पिता की तबीयत, अरे किसी से कह दीजिए। ये हो रहा है ना। हेल्थ केयर जो हमारे वार्डन है, डॉक्टर है, सारे स्टाफ है, वो 24/7 लगे हुए पूरे 1 साल से। उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, व्यवस्था की बात कर रहा हूं। डॉक्टरों की जिम्मेदारी थोड़ा है। संदीप जी, ये आम रोज की डिबेट नहीं है। इससे जनता बड़ी हताहत होगी
कि भाई बेड ही नहीं मिल रहे, बेड नहीं मिल रहे ना, नहीं मिल रहे, उसका इंतजाम किया जा रहा है, बाहर इंतजाम किया जा रफू रहा है करने के लिए थोड़ा बैठा हूं अभी मैं यहाँ अभी पर। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी किया जो कि सारे व्यवस्था फाइव की स्टार- कमजोरियां होंगी, खामियां होगी, उनको हम उजागर करेंगे। बिल्कुल करिए, लेकिन हम नहीं कह रहे कि आप रफू करिए, हाँ। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दर्शकों को मैसेज ये भी नहीं जाना चाहिए कि यहाँ तो यहां दर्शकों को नहीं, सरकारों को मैसेज देने की कोशिश की जा रही सरकारें है। सारी चीजें समझ रही हैं और सरकारें प्रयासरत हैं। बताइए कौन से भाषण में मोदी जी ने ये नहीं कहा कि दबाई भी और कड़ाई भी? मतलब इतना चौकन्ना प्राइम मिनिस्टर आपको कहां दिखेगा जो जी जान से लगा हुआ है, हर डॉक्टर तरीके राजीव से लगा पारिक जुड़ हुआ गए है। हैं क्या? अभी डॉक्टर राजीव पारिक नहीं, डॉक्टर एम वली जुड़ गए हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर एम वली, जो मैं ये सवाल अभी ए के वाजपेयी से पूछ रहा था, जी जी, हम यहां पर व्यवस्था की खामियों को उजागर करेंगे कि नहीं करेंगे? व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? आम आदमी की सारी जिम्मेदारी है, जुर्माना हम भरेंगे, टैक्स हम भरेंगे, बिस्तर ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट टाइम पर ना मिले, यह किसकी जिम्मेदारी है? सर आज की स्थिति बहुत भयावह है और इसका कोई कैलकुलेशन गवर्नमेंट के पास था ही नहीं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं गवर्नमेंट को, इसका अनुपात जिस अनुपात में ये फैला है, और मुझे बड़ा इंसल्टिंग फील हो रहा था कल जब लैंसेट एक बाहर का जर्नल हमारे बारे में पेशेंट गोइयां कर रहा था कि ये हवा में आ गया है और ये फैल रहा है बहुत तेजी से, जैसे कि हमारे पास इस तरह की कोई रिसर्च ही ना हो। और एक और बात बताऊं, जिस दिन सर मैं एडमिट हुआ था ना हॉस्पिटल में, उसी दिन ये रिपोर्ट आई थी जो WHO से वेटेड थी, ये रेमडेसिविर का कोई उपयोग नहीं है। दैट वाज अराउंड 25 नवंबर। उसके बाद से मार्केट में किसी ने ये कोशिश नहीं की होगी कि हम इसके स्टॉक्स रखें, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 3 महीने है। इसी तरह से ऑक्सीजन, मैं आज मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे बचपन के वो दिन याद आ रहे हैं जब कोई अच्छी पिक्चर लगती थी और वहां टिकट खिड़की पे एक बोर्ड लटका दिया जाता था हाउसफुल। आज हर जगह ऐसी सिचुएशन हो रही है। मेरे जान पहचान के लोग हैं, मैंने आज शाम अपना भी RT-PCR कराया डर के मारे, मुझे जुकाम शुरू हो गया, तो वो कह रहे हैं रिपोर्ट 2.5 दिन के बाद मिलेगी। तो उस 2.5 दिन में क्या हो जाएगा मेरा मुझे नहीं पता, मेरे घर वाले बड़े चिंतित हैं आज फिर। तो ये हर एक की चिंता मैं बयान कर रहा हूं आपको अपने ऊपर एग्जाम्पल देके, कि हर जगह शमशान से लेके अस्पताल तक हाउसफुल हो गया। अब ये हाउसफुल वाला सिंड्रोम जो है इसको डील करना बहुत मुश्किल है। कल मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि दिल्ली का जो सरदार पटेल सेंटर बना था उसको ये दोबारा झाड़ू पोछा करके तैयार कर रहे हैं। उसमें आपकी तरफ से भी ये मैसेज मैं दे रहा हूं कि जो भी इंजीनियर्स हैं, जिस जिस कंपनी के, वेंटिलेटर वाला, ऑक्सीजन वाला और मशीनों वाला, और वहां पे जो जो इक्विपमेंट रखा हुआ था कोने में, सब डंप, उसको एकदम बारफुटिंग लेवल पे चालू कराना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसमें बहुत कैपेसिटी है पेशेंट को रखने की। फिर बेड की समस्या किसी हद तक ठीक हो जाएगी। 24,000 इस समय का काउंट है दिल्ली का, हमारा काउंट 2 लाख। आपको लग रहा है सरकारों के रिस्पॉन्स से, मैं सरकारों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, केंद्र और राज्य सरकारें, हमारी व्यवस्था की इस विस्फोटक स्थिति के बाद भी पहली प्राथमिकता कोरोना से लड़ाई लगती है आपको डॉक्टर एम वली? 200% सब इस समय आस्तीन चढ़ा लें, एक साथ नहीं चढ़ा रहे हैं क्या? सवाल ये है, प्राथमिकता बनी भी है क्या? सर या आम आदमी निपट लेगा? अपना इंतजाम कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। सुबह से मेरा फोन बजते नहीं रुक रहा है, सबका 3-4 सवाल है। रेमडेसिविर कहां मिलेगा, बेड कहां मिलेगा, टोक्लिजुमैब कहां मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही वो कहां मिलेगी, 4 सवाल फोन पे आ रहे हैं। और मैं उनको एक MLA साहब का नंबर मुझे कहीं से मिला, वो दे रहा हूं कि भैया इनका नंबर दिया गया है मुझे और उनसे कहो कि बेड मुहैया कराएं। तो वो सब चीजें हो रही हैं आज सुबह से, और कल स्थिति और खराब हो जाएगी। जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है ये ओवरनाइट बिगड़ेगा, क्योंकि रात भी ओवरनाइट बिगड़ा है जो आज ये स्थिति आ रही है। बहुत ही इस समय तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करेगी, कि जिन लोगों को ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 है, 91 है, 90 है, वो प्लीज हॉस्पिटल न जाइए। आप अपने घर में ऐसी कंडीशन में 90 के ऊपर हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर करके मत रखिए। आप घर पे रह के जो DM के ऑफिस से असाइंड प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करिए, और शहरों में भी ये व्यवस्था है। और आप घर पे रह के डॉक्टर से, तब हमारे हॉस्पिटल के बेड स्पेयर हो सकेंगे। ऐसा लगता है कि दिल्ली बम्बई जैसे बड़े शहरों नहीं, में उसके लिए हमारी में चले गए रणनीति हैं, होनी जिनको चाहिए जरूरत नहीं ना। है। देखिए एक मिनट, मानव जायसवाल, चुनावी रणनीतियां बन रही हैं,
ऑडियो लीक हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, चुनावी रणनीति बन रही है, कोरोना की रणनीति दिख रही है क्या आपको? मानव, पहले तो नमस्कार और आपके थ्रू सारे पैनलिस्टों को नमस्कार। बंगाल का 2011 में सर हम 600-650 करोड़ रुपया लगाते थे हेल्थ केयर में, आज हम 10,000 करोड़ लगा रहे हैं। बंगाल अपने 5.95% to 6% का जो हमारा जो जीडीपी है बंगाल का, वो हम इन्वेस्ट करते हैं। जहां तक बात है सर, मैं काफी कुछ लोगों से सहमत नहीं हूं, जैसे जो बीजेपी के महान प्रचारक हैं, जो हमारे आज मुख्य प्रधानमंत्री भी हैं, वो जब मन करे तब आ जाते हैं प्रचार करने के लिए। प्रजातंत्र नहीं है, प्रचार तंत्र है। आंकड़े सब बताने लगते हैं, सवा महीने में 1200 से 33,000 आंकड़ा हो गया है सर। हमने पहले भी कोरोना संक्रमण का पश्चिम बंगाल में। सर हमने बार बार चिट्ठियां लिखी है, ये आर्काइव में भी है। हमने बार बार बोला था इलेक्शन कमीशन को कि ऑलरेडी एक सेकेंड वेव आ रहा है, आप हमको 8 फेज में नहीं 4 फेज में 5 फेज में करके दें। जितने सारे आप सेंट्रल वाहिनी को उतारना चाहे आप उतार लें। हमारी नेत्री जो चोटिल है, उसके बावजूद भी व्हील चेयर पे होते हुए भी वो मास्क पहनती है और प्रत्येक लोगों को बोला जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है मास्क पहने। अगर सर आपके पास एक भव्य सरकार है जो बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से, हर जगह से नेताओं को लेके आते हैं बंगाल में, और बंगाल में कोरोना फैलाने के लिए तो और एक अटैक है, पहले गोली मार देते हैं, फिर कोरोना का अटैक भी हमको झेलना पड़ रहा है। हमने कल भी बोला है कि इलेक्शन कमीशन को बाकी फेज आप एक बार में करवा दीजिए। कौन सुन रहा है? इलेक्शन कमीशन इज डूइंग एन अपीसमेंट पॉलिसी कि बीजेपी को अपीस करो, उनके जो होम मिनिस्टर है उनको अपीस करो, गोली मारो। यही तो यहाँ पर मतलब राजनीतिक द्वंद में सबको मजा आता है, राजनीति करते रहिए। सर आज हमारे प्रांत में लोगों को गोली मारी जा रही है, लोग औरतों को धमकाया जा रहा है कि आप वोट देने ना जाए। हम वोट मांग रहे हैं और हम सबसे ज्यादा संवेदना रख रहे हैं पूरे सरकार में। सर आज अगर हम कहीं से भी हमारी जो व्यवस्था है अगर खंडित होती तो आज आपके चैनल में सिर्फ बंगाल दिखता, कोई और राज्य नहीं दिखते जहां इनकी डबल इंजन सरकार है। कौन से राज्य में सुखमय जीवन है? गुजरात में कौन सा मॉडल ये लोग पूरे देश में चला रहे हैं? चुनाव आते जाते रहते हैं, इस देश ने हजारों चुनाव देखे हैं और हजारों आने वाले वक्त में हम चुनाव देखेंगे, लेकिन ऐसी आपदा इस देश ने नहीं देखी है, ऐसी महामारी हमने नहीं देखी है, पूरी दुनिया ने नहीं देखी। 1918 में ऐसी महामारी आई थी, हम 2021 में हैं। मेरा सवाल ये अपराजिता, चुनावी रणनीति बनाने में हम माहिर हो गए हैं, कोरोना की रणनीति के लिए बैठना पड़ेगा ना, सबको साथ लड़ना पड़ेगा। यह स्थिति, ये तो 2,34,000 है, ये और बढ़ता चला गया तो हम कहां पहुंचेंगे? अपराजिता के कनेक्शन में आ गई है जी ना, आ रही है आवाज। बिल्कुल मैं हाँ, सुन रही हूँ, बोलिएगा। मैं सुन रही हूँ। देखिए मैं दो बातें कहूं। ऑपोजिशन is suffering from a disease called cynicism. Cynicism की डिजीज है, प्रत्यारोप और आरोप की राजनीति। कम से कम कुछ तो ऐसे मुद्दे हो जिनका राजनीतिकरण न हो। अभी जैसे मैंने कहा ये इमरजेंसी है, हम सबको हाथ मिलाकर चलना होगा, दोषारोपण नहीं करना होगा, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया नहीं कहना होगा। अभी हम समाधान कैसे खोजें, वही हम सबको अपना ध्यान केंद्रित करना है। और मैं आपको कह दूं, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मैंने रोहन गुप्ता जी को सुना, मैंने मानव जायसवाल जी को सुना, अन्य लोगों को सुना। जब डिमांड और सप्लाई का मिसमैच जो हो रहा है, जितने बेड चाहिए उतने बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए उतने नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको कह दूं, ये वर्षों जो हम लोगों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया था, उसका आज ये परिणाम है। बिल्कुल है। अचानक विस्फोट हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ है। नहीं, मेरा सवाल, आपने सिनिसिज्म शब्द जो इस्तेमाल किया ना, छोटा सा जवाब चाहूंगा। आई हैव टोटली रन आउट ऑफ टाइम, लेकिन आपने एक अहम बात कही है अपराजिता, सिनिकल हो गया है, सिनिसिज्म आ गई है विपक्ष में। मैं इसे पलटकर आपसे और रोहन दोनों से मैं बड़ा क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा। आम आदमी सिनिकल हो चुका है। आम आदमी में ये सिनिसिज्म तो नहीं घर कर जाएगी अपराजिता कि ये सरकारें, ये राजनीतिक दल हमारा कुछ नहीं करेंगे, इनको चुनावी हार जीत से ही मतलब है, ये हमारा भला करने के लिए नहीं है। आम आदमी तो सिनिकल नहीं हो जाएगा या हो गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते और एक आम आदमी के नाते कह रही हूं कि आम आदमी मोदी जी की कार्यप्रणाली से कभी भी डिसएन्चेंटेड नहीं होगा, वो कभी भी सिनिक नहीं होगा।
नहीं आयुष्मान होगा। भारत की रोहन बात गुप्ता, आपको कही। राजनेताओं से, राजनीतिक जमात से आम आदमी उम्मीदें ही छोड़ देगा क्या, या छोड़ रहा है इस वक्त? देखिए, मुझे लगता है कि इस सरकार से तो छोड़ चुका है, क्योंकि अगर अपराजिता जी अभी बात कर रही थी, क्या गरीब आदमी के लिए 6,000 रुपए मांगना राजनीति है? क्या प्रधानमंत्री को यह बोलना है कि जब आप सबसे ज्यादा केस हो तब आप रैली छोड़ के देश को सामने ध्यान रखिए? क्या ये राजनीति है? यहाँ पे बात विपक्ष की नहीं है संदीप जी, यहाँ पे असंवेदनशील सरकार जो है उसके लिए सिर्फ चुनाव महत्वपूर्ण है। आज हम साथ में मिलकर सारी समस्याओं का हल ला सकते थे। मुझे बताइए, पीएम केयर को बताया गया कि वेंटिलेटर के लिए फंडिंग दिया जाएगा, मुझे बताइए कितने वेंटिलेटर? आज उनको पीएम केयर का पैसे का हिसाब देने में भी परेशानियां है। ऐसे नहीं हो सकता है। ये सब पूरा खामियाजा ये असंवेदनशील सरकार जो है उसकी असंवेदनशीलता खामियाजा पूरा देश और आज आम आदमी भुगत रहा है और देश माफ नहीं करेगा। आम आदमी परेशान है, आम आदमी से निकल ना हो जाए। सरकारों की ये जिम्मेदारी है, हमारी व्यवस्था की जिम्मेदारी है। राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का हक मेरे संविधान ने मुझे दिया है, जिसमें डॉक्टर्स, असिस्टेंट्स, अस्पताल में बेड, डॉक्टरों से सलाह मशवरा मेरा मूल अधिकार है, संविधान ने दिया है। वो मुझे दिलाओ, सरकारों वो मुझे दिलाओ। ये आम आदमी आपसे कह रहा है। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।